सभी उत्तम विक्रेताओं एवं कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से डॉक्टर नरेश प्रसाद आज आपके सामने धान की फसल जो सबसे महत्वपूर्ण है में नाइट्रोजन का महत्व एवं उसके प्रबंधन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन एक प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व है। दलहनी व तिलहनी दलहन फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता फास्फोरस व पोटास की तुलना में अधिक होती है। नाइट्रोजन की कमी लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में पाई जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रयोग सभी किसान भाई हर फसल व हर जमीन में करते हैं। नाइट्रोजन की भूमिका फसलों में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाई गई है, क्योंकि नाइट्रोजन फसलों में क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग का निर्माण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन जीव द्रव्य का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन प्रयोग से सभी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं, वृद्धि रुक जाती है, फल फूल कम बनते हैं व फसल जल्दी पक जाती है। हमारे देश में कुल नाइट्रोजन प्रयोग का लगभग 1/3 हिस्सा धान की फसल में इस्तेमाल होता है। धान में नाइट्रोजन का औसत प्रयोग लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ है। नाइट्रोजन का प्रयोग लगभग 80% भाग यूरिया के माध्यम से दिया जाता है। शेष 20% भाग डीएपी व एनपी के उर्वरकों से आता है। हमारे देश में यूरिया का प्रयोग लगभग 335 लाख टन प्रतिवर्ष है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 245 लाख टन है। शेष 95 लाख टन यूरिया का प्रतिवर्ष आयात होता है, जिस पर काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का खर्च होता है। धान की फसल में किसान भाई नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डालें, इसका सही अनुमान मिट्टी की जांच व किस्म की उत्पादन क्षमता के आधार पर होता है। अतः किसान भाई मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। यदि मिट्टी की जांच किसी कारणवश नहीं करा पाते तो धान में सामान्यतः नाइट्रोजन की संस्तुत मात्रा 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, जबकि संकर किस्मों में ये मात्रा बढ़कर 75 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ हो जाती है। यदि हम नाइट्रोजन का संस्तुत मात्रा से अधिक प्रयोग करते हैं तो इसका फसलों पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और अत्यधिक वनस्पतिक वृद्धि से फसलें गिर जाती हैं। धान की फसल में जो भी नाइट्रोजन का प्रयोग हम करते हैं, सामान्यतः उसका 1/3 हिस्सा ही फसलें ले पाती हैं। 1/3 हिस्सा जमीन में रह जाता है व 1/3 हिस्सा वातावरण में चला जाता है, जो अत्यंत ही चिंता का विषय है। जो 1/3 हिस्सा जमीन में रह जाता है वो अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और ये अघुलनशील नाइट्रोजन आगे आने वाली फसलों को धीरे धीरे करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर मिलता रहता है और शेष 1/3 हिस्सा जो वातावरण में चला जाता है वो गैस के रूप में, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड व अमोनिया में परिवर्तित होकर वायुमंडल को प्रदूषित करता है। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वातावरण का तापमान बढ़ाने में मदद करता है तथा ओजोन परत को भी कमजोर बनाता है। दोनों ही मानव जात के लिए नुकसानदेह है। और दूसरा जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर चला जाता है, वो जमीन के अंदर के जल को प्रदूषित करता है। यदि इसकी मात्रा 50 ppm से अधिक होती है तो ये पीने योग्य पानी नहीं रह जाता, और अगर हम इस पानी का सेवन करते हैं तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत होता है। नाइट्रोजन प्रयोग किए गए खेतों से वर्षा जल के साथ नाइट्रेट बहकर तालाब, झील, नदी व समुद्र में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्गी यानी कि शैवाल की वृद्धि होती है। इसके कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसका दुष्प्रभाव पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ता है, उनकी मृत्यु भी होने लगती है। इस प्रकार नाइट्रोजन पानी और हवा दोनों को प्रदूषित करता है।
अतः हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे नाइट्रोजन का नुकसान कम हो व इसकी उपयोग क्षमता बढ़े। अब हम इन्हीं उपायों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 1, हमें नाइट्रोजन का प्रयोग धान की फसल में अन्य पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटास, गंधक, जिंक व बोरान के साथ संस्तुत मात्रा में मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। नंबर 2, धान की फसल में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ाने या उसके नुकसान को कम करने के लिए हमें मिट्टी में जैविक कार्बन का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन हैं वहां पर हरी खाद जैसे कि ढैंचा का प्रयोग करना चाहिए या कम अवधि वाली मूंग की फसल उगाकर हम थोड़ी मात्रा में मूंग भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही हरी खाद भी बना सकते हैं। इन खादों का इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा में 50% की कमी की जा सकती है। नंबर 3, धान की फसल में जैविक कार्बन का प्रयोग बढ़ाने के लिए हम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 4 टन प्रति एकड़ की दर से कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद इस्तेमाल करने से हम उर्वरकों द्वारा दी जा रही नाइट्रोजन की मात्रा में 50% की कमी कर सकते हैं। नंबर 4, धान की फसल में जैविक उर्वरक जैसे कि नील हरित शैवाल या एजोला का इस्तेमाल करके हम उर्वरकों द्वारा दी जा रही नाइट्रोजन की मात्रा में 20 से 25% तक कमी कर सकते हैं। नंबर 5, नाइट्रोजन का प्रयोग धान की फसल में कब और कैसे करें, यह जानना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की संस्तुति की गई मात्रा में हमें 3 बराबर भागों में बांटकर एक भाग बुआई या रुपाई के समय, दूसरा भाग 30-35 दिन के बाद और तीसरा भाग 50 से 55 दिन के बाद प्रयोग करने से नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता या उसकी दक्षता में वृद्धि होती है। और अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जैसे कि जल भराव की स्थिति में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो जल निकास करने के बाद ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा होने की संभावना होने पर भी यूरिया का प्रयोग हमें खेत में नहीं करना चाहिए। हल्की मिट्टी में सिंचाई के पहले और भारी मिट्टी में सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करने से लाभ अधिक होता है। तेज हवा चल रही हो या वर्षा हो रही हो तो भी हमें यूरिया का प्रयोग खेत में नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद सायंकाल के समय यूरिया का इस्तेमाल करने से अधिक लाभ होता है। संभव हो तो यूरिया के छिड़काव करने के बाद इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस प्रकार अगर हम नाइट्रोजन का प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की प्रयोग मात्रा में कमी आती है, नाइट्रोजन का नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, उपज व गुणवत्ता में वृद्धि होती है और कुल मिलाकर के किसानों के धन की बचत होती है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।